वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम कंप्लीट करेंगे अपना इकोनॉमिक सेक्शन। विजन आईएएस की मैगजीन है, मंथली मैगजीन नवंबर की। आज गाइस हम देखेंगे इसके पुराने जो टॉपिक्स रह गए थे हमारे इकोनॉमिक सेक्शन के, वो कंप्लीट करके फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे चले जाएंगे। तो गाइस हमारे जो पिछले टॉपिक्स हो गए हैं, होपफुली वो आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम देखते हैं मैरीटाइम सेक्टर के बारे में, समझते हैं कि इससे रिलेटेड एक ग्लोबल समिट हुई, वो कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या क्या उसमें थीम्स आई, वो सारा आज हम इस वीडियो के तहत समझेंगे। देखो, मैरीटाइम सेक्टर का ना थर्ड एडिशन ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट हुई। ठीक है, तो ये हुई आपकी मुंबई के अंदर। ठीक है, इस समिट में निकाला गया मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। ठीक है, इसको प्रिपेयर करा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको प्रिपेयर करके लॉन्च किया। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है इसका। ये कारण है कि देखो, इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसकी कि 8 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट है। तो मैरीटाइम अमृतकाल विजन जो 2047 है, उसने कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए हैं और 11 इसकी कुछ थीम्स हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हाँ भाई, इंडिया के जो मैरीटाइम सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म होने लगा है। वो थीम्स को समझने की जरूरत है कि वो 11 थीम क्या है। और पेपर में आपसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यूपीएससी पूछ लेगा ना आपसे कि भाई 11 थीम्स थी, उसमें से कि 4 थीम बताओ, जैसे कौन सी थीम नहीं थी। ज्यादातर तो नॉट करेक्ट ही आ रहे हैं आजकल। तो आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि वो कौन कौन सी थीम्स थी और इसमें हम मैरीटाइम सेक्टर को कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इवन दिस क्वेश्चन इनवाइट इन दी मेंस आल्सो, है ना। अच्छा, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर सबसे पहला है आपका मेन। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रीन एंड मैरीटाइम सेक्टर की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसका मेन एम है कि 14 जो मेजर पोर्ट्स हैं कार्बन न्यूट्रल हैं, या उसमें ग्रीन फ्यूल हम उसमें डालेंगे, और ना हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक हब बनाएंगे हम। मतलब हमारा पता है क्या है, हम ये सोच रहे हैं ऑल्टरनेट फ्यूल्स का इस्तेमाल करें, और जो इंजन है उसको मल्टी फ्यूल बनाए हम। समझ रहे हो इस बात को, किसी एक फ्यूल पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो। पहला ये, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर, तो कैसे होगा, फ्यूल चेंज करो, इंजन को मल्टी फ्यूल बना दो आप। फिर जो इसके इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, 3 पोर्ट हैं उसमें ना, ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स के थ्रू उसको सेटअप किया जा रहा है। जैसे पारादीप पोर्ट है। अब देखो, ये क्वेश्चन मान लो पेपर में आ ही जाए कि किन 3 पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स के फॉर्म में सेटअप किया गया है, तो याद रखना, पारादीप पोर्ट उड़ीसा का, दीनदयाल पोर्ट गुजरात का, वियो चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु का। तो पीडीसी मान लो, कुछ भी मान लो पोर्ट्स, ये पीडीसी पोर्ट्स जो हैं, ये तीनों के तीनों पोर्ट्स आपके ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स के फॉर्म में सेटअप किए गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, सेकंड इसका जो हम थीम की बात कर रहे हैं, वो है पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना। यानी जो पोर्ट है, जहाँ पे शिप्स आ रही हैं, जहाँ पे शिप्स में कई सारी चीज़ें, वहाँ पे हमें जो दिक्कत मिलती हैं उनको ठीक करना, यानी ट्रांसफॉर्म करना, मतलब स्मार्ट ऑटोमेटेड बनाना। जो पोर्ट्स हैं फ्यूचर में ऐसे हो जाएंगे कि उनकी जो ऑपरेशनल एजिलिटी है वो बढ़ेगी और डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा पता है क्या है, हम चाहते हैं कि जो इंडिया का पोर्ट है, उसको प्लेस करें हम वर्ल्ड के 25 पोर्ट्स के अंदर, वो हमारा इंडिया के पोर्ट्स भी जाने जाएं। क्योंकि भाई हमारा एक अच्छी लॉन्ग कोस्टल लाइन हम लेकर बैठे हैं, तो हमारे पास ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है उसको ठीक से चलाऊ रखना। तो हम चाहते हैं वर्ल्ड के 25 पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए हमारा ये प्लान है कि हम पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज ये कह रहा है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं हमारे, शिप बिल्डिंग करने वाले, रिपेयर करने वाले, रिसाइकलिंग करने वाले, टू अटेन अ स्पॉट इन टॉप 5 ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेंटर्स। ग्लोबल प्लेयर्स है ना आपके, शिप बिल्डिंग करते हैं, जो रिपेयर करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, उनको हम भी इसमें कुछ लेकर आएंगे। तो ग्लोबल मदद अगर लेनी पड़े शिप बिल्डिंग सेंटर्स की, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हमें तो एक अच्छे उस पे पहुंचना है, बेंचमार्क पे। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ना अपना इंडिया का टनेज इम्प्रूव कर रहे हैं। क्वाड्रपल पोर्ट की कैपेसिटी को हम 10,000 मिलियन तक लेके जाएंगे, ताकि ये 100% ट्रिपल पी हो जाए, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये चले, मॉडल्स मेजर पोर्ट्स पे चले। ठीक है, उसके बाद ओशन, कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर है। हम क्या चाहते हैं, इंडिया को ना हम क्रूज टूरिज्म में लीडर बनाना चाहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं 25 क्रूज टर्मिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थीम्स क्या है, इनहांस लॉजिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एक मॉडल शेयर चाहते हैं, जो हमारा कोस्टल शिपिंग है, इनलैंड वाटरवेज है, वो 6% से 12% उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो आनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है,
ऑपरेशनल वाटरवेज को एनहांस कर रही है 2 फोल्ड से भी ज़्यादा, ताकि जो कोस्टल कार्गो ट्रैफिक है वो डबल हो चुका है लास्ट डिकेड से, हमें पता चला है। तो कार्गो हैंडलिंग भी तो ठीक होनी चाहिए, तो उसको ग्रू करने के लिए बाय 4 टाइम्स ज़रूरत है कि कार्गो हैंडलिंग क्योंकि बढ़ रही है और कार्गो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो इसके लिए सबसे बड़ी वो है कि हमारा लॉजिस्टिक्स एनहांस हो जाए, ताकि चीज़ें टाइमली ठीक से ढंग से पहुँच पाएँ। फिर नेक्स्ट थीम के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट थीम क्या कह रही है आपको? नेक्स्ट थीम कह रही है ऑफर मैरीटाइम प्रोफेशनल सर्विस। इसका मतलब समझ रहे हो? प्रोफेशनल सर्विस का क्या मतलब है? प्रोफेशनल सर्विस का ये मतलब है कि आपको अपने कॉम्पिटिटिवनेस मैरीटाइम लॉ, फाइनेंस, इंश्योरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर आना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो। ग्लोबल मैरीटाइम अगर हम प्रेजेंस चाहते हैं ना, अगर हम, तो उसके लिए हमने काम करा भी है अभी। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम इंटरनेशनल कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडिया का मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इससे क्या होगा? रीजनल प्रोजेक्ट मिलेंगे, मैरीटाइम एक्टिविटीज से लिंकेज बढ़ेगी और सप्लाई चेन नेटवर्क हम क्रिएट करना ही चाहते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। फिर इंडिया ने क्या करा है? 5,000 किलोमीटर मल्टी कंट्री वाटरवे सिस्टम इस्टेब्लिश करा है, जिसको हम ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड भी कह रहे हैं। इससे हमें एक पुश मिलेगा, हमारी एफिशिएंसी इन्हांस होगी। इसके लिए हम ना डिजिटल सेंटर भी खोला है, हमने इस्टेब्लिश कर रही है गवर्नमेंट फॉर एक्सीलेंस और मैरीटाइम एक्सीलेंसी एफिशिएंसी। हमारे कुछ और भी इनिशिएटिव हैं मैरीटाइम सेक्टर को लेके, चाहे वो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, चाहे वो सागरमाला का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट हो, चाहे लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल हो, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हो, या लाइट हाउस टूरिज्म का प्रमोशन हो। ये सारे के सारे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया के बारे में। देखो, इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है? पोर्ट्स है, शिपिंग है, शिप बिल्डिंग है, शिप रिपेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसकी नोडल सेंट्रल एजेंसी है जो इस पे काम कर रही है। इंडिया का याद रखो, इंडिया का याद रखना कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास और 200 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे पास कोस्ट लाइन के और हमारे आइलैंड्स के साथ। मेजर पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जिसको यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। नॉन मेजर पोर्ट्स को एडमिनिस्टर करती है स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना मेरी इस बात का। लास्ट डिकेड में जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं उसकी कैपेसिटी डबल हो गई है। टर्न अराउंड टाइम जो व्हीकल्स का है वो डाउन टू लेस देन 24 आवर्स आ गया है। पहले 2014 में कभी 42 घंटे लगा करते थे, अब वो 24 घंटे से भी कम लग रहे हैं। तो मैरीटाइम सेक्टर इंडिया की अभी आज की कंडीशन बता रहा है कि देखो ये है हमारे साथ। अच्छा, अगर हम इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर डेवलप कर ले जाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे ये समझ लो आप। सबसे बड़ा फ़ायदा है, देखो, हमारे इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर का डेवलप होने का, हमारी इंडियन ओशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। इंडियन ओशन जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। रिच मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। ग्लोबल सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। तो इंडिया की जो आप अब देखो, अभी हम बात ही कर रहे थे, इंडिया की जो ग्लोबल कोस्ट लाइन है ना, सॉरी कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग है, वो 7,517 किलोमीटर है। ऑफशोर आइलैंड हमारे 1382 है, 13882। इसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जिसको हम जनरेट कर सकते हैं। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी कोस्टल प्रोडक्ट पॉपुलेशन की बहुत अच्छी हो जाएगी। वहाँ की प्रॉब्लम जो लोगों को होती है जो डेंसली पॉपुलेटेड या लो लाइंग एरिया में रह रहे हैं, 250 लगा लो आप, 250 मिलियन पीपल एक्टिव है यहाँ पर इस पूरे रेंज में, तो उनको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। उनको भाग भाग के शहरों में नहीं आना पड़ेगा, वहीं जॉब्स मिल जाएंगी। फूड की सिक्योरिटी, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो दो ढाई आप लगा लो, 2.5 लाख फिशिंग बोट्स हमारी फ्लीट पे जाती हैं। तो हम इतना ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंडियन ओशन में कॉरिडोर है ग्लोबल इकोनॉमी का, और इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक, इंडिया देखो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कमर्शियल स्लिपिंग लेन्स है बिटवीन स्टेट ऑफ हॉर्मस एंड स्टेट ऑफ मलक्का। इसके फायदे, रीजनल पावर एस्पिरेशंस तो है ही हमारे। इंडिया अगर सच में चाहता है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल निभाना, रिलायबल पार्टनर बनना इंडियन ओशन रीजन का, तो उसका सही इस्तेमाल भी हमें करना आना पड़ेगा। तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो सब है। अब आप मुद्दे पर आओ कि यहाँ पर ये मुद्दा है कि मेजर चैलेंजेस क्या है हमारे साथ इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, या क्या है बेसिकली मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने में। तो मैरीटाइम चैलेंजेस इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, डेफिशिएंसी होना उसकी।
हमारे जो पोर्ट है वो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, उनकी जो कनेक्टिविटी है उसमें गुड्स का ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाता है, टर्न अराउंड टाइम बहुत है हमारा। शिप बिल्डिंग लिमिटेड फैसिलिटी देते हैं बहुत ज़्यादा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी हमेशा इससे वजह से प्रॉब्लम में रहती है। हमारे साथ दिक्कत ये है सिक्योरिटी पायरेसी की, क्योंकि अब ना ये वाला थ्रेट भी आ गया है, ये वाला टेररिज्म भी बढ़ गया है, पायरेसी एंड मैरीटाइम टेररिज्म बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से शिपिंग रूट सेफ नहीं है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ की दिक्कत है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो होता है क्या होता है वो, ड्रग है, कॉन्ट्राबैंड ट्रैफिकिंग है, हम आर्म्ड रॉबरी है, स्मगलिंग है, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा गाइस देखने को मिलती है। आप समझते हो? उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है ना, वो इसकी वजह से बहुत बढ़ता है। समझ रहे हो आप? तो ये भी एक समस्या है मैरीटाइम सेक्टर में, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होना, वाटर कंजम्पशन का सीवेज होना, ठीक है? तो ये वाले, ये देखो ये काउंटरबैंड ट्रैफिकिंग था, इसका मतलब होता है तस्करी करना, इसका भी ध्यान रखना। वाटर जनरेशन है आपका, उसके बाद आपका डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी की समस्या होना, जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस बढ़े हैं, चाइना के साथ हमारा रहता ही है टेंशन, तो सिक्योरिटी का क्राइसिस तो आएगा ही, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना कॉन्स्टेंटली इस बात पे रहता है, इंडियन ओशन पे अपनी आंख जमाए रखता है, तो इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। फिर क्लाइमेट चेंज का दिक्कत है कि सी लेवल राइज कर रहा है, जो कॉन्सिक्वेंट जो आपका मैरीटाइम रिसोर्सेज है, मरीन रिसोर्सेज है, वो सारे डिक्लाइन कर रहे हैं, डिजास्टर बहुत बढ़ रहे हैं, ओशनिक एसिडिफिकेशन बढ़ जाना, जो कि सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल वहाँ मैरीटाइम बाउंड्रीज का बहुत खराब कर रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, ये जो इंडिया लैक्स एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ही नहीं उसके पास डीप सी एक्सप्लोरेशन माइनिंग करने के लिए। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि एज इंडिया एंडेवर्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स और डेवलपमेंट में हम चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो हमें कुछ ऐसे प्लान करने पड़ेंगे जिससे कि हम एक रोड मैप एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए लगा पाएँ। ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। फार्मेसी सेक्टर इंडिया में क्या एक वेटेज रखता है ये समझ लो आप सबसे पहले, उसके बाद ही हम पूरी पॉलिसी बिल के बारे में समझेंगे। देखो इंडिया का जो फार्मेसी सेक्टर है, हम थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 60% ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं हमारी फार्मेसी सेक्टर। हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, बल्क ड्रग्स क्रिएट करते हैं, ये मेजर सेगमेंट है हमारा। ओवर द काउंटर मेडिसिन, बायोसिमिलर बायोलॉजिक्स, ये सब क्रिएट करना। 70% हमारा WHO की जो वैक्सीन है, डिप्थेरिया की, BCG की, सारी इंडिया से सोर्स की जाती है, टेटनस की, ये सारी की सारी। तो इसी वजह से इस पे काम करना ज़रूरी है फार्मेसी सेक्टर पे। इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेकर आता है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी कमीशन बिल 2023। इसका सबसे बड़ा एम है कि हम ना फार्मेसी एक्ट 948 को अब रिप्लेस करके एक नया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तैयार करें और नेशनल फार्मेसी कमीशन बैठाएं। फार्मेसी एक्ट जो है 948 का, उसको अभी इसी से वजह से आप प्रैक्टिस एंड फार्मेसी में कर सकते हो, प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन की तरफ एक तरह से आता है। देखो लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा एम क्या है, नेशनल हेल्थ गोल को प्रमोट करना, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा करना, उसको एक्सेसिबल, क्वालिटेटिव अच्छा बनाना, अफोर्डेबल बनाना, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स को, फार्मेसी वाले स्पेसिफिकली, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, ग्रीवेंस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है रेलेवेंट मैटर्स के लिए उनको ठीक करना, इक्विटेबल हेल्थ केयर पे ध्यान रखना सभी सिटीजन्स के लिए, ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करना फार्मेसी का, इनकरेज करना फार्मेसी प्रोफेशनल्स का, फार्मेसी रिसर्च जो भी है आपके कंट्रीब्यूट जो करते हैं हाई एथिकल स्टैंडर्ड पे जो चल पाए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद आता है कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि इंडिया एक फार्मेसी, बहुत रिकॉग्निशन मिल गया इंडिया को फार्मेसी फॉर्म में, क्योंकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड मेडिसिन अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। तो ग्रोथ में बेसिकली क्या कर रहा है, सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, हेल्थ केयर डिमांड्स को ठीक कर रहा है, इनोवेशन बढ़ा रहा है और कोलैबोरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए फार्मेसी सेक्टर की वैल्यू है। अब इम्पॉर्टेंट शॉट्स की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से शॉट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखो सबसे पहला शॉट है लीप अहेड इनिशिएटिव। लीप अहेड इनिशिएटिव का मतलब है लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग इज अ पैन इंडिया इनिशिएटिव। ये जो आपके सेलेक्ट टेक स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनके लिए किया गया है। हाई क्वालिटी मेंटोरशिप मिल पाए, उनको इन्वेस्टमेंट मिल पाए, उनके ग्लोबल कनेक्शन बन पाए, उसके लिए है। ये समझ लो उन लीप अहेड जो है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका बहुत अर्ली स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज है अभी उनका जो टेक स्टार्टअप है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोलैबोरेशन के साथ बन रहा है। एक इसमें STPI एक टाई है, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और इंडस एंटरप्रेन्योर्स मिलके ये करा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो स्टार्टअप हैं उनको एक एक पुश मिलेगा प्रोड्यूस मार्केट फिट बनाने, कस्टमर सेगमेंट को करने के लिए।
हैकिंग करने के लिए, ग्रो स्ट्रैटेजिक बनाने के लिए, बिजनेस कंप्लायंस, ये सब फायदे हैं। एसटीपीआई आया तो याद रखना बीटी के अंदर ये काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना, नर्चरिंग करना, ये सारा काम इनका है। ठीक है, याद रखना लीप अहेड इनिशिएटिव किनके लिए है? टेक स्टार्टअप्स के लिए, जिनकी जो स्टार्टअप है अभी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पर है, उनको टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देना, उनके लिए मार्केट फिट कस्टमर सेगमेंट तैयार करना, वो सब काम है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है शॉर्ट में माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। देखो इनकी रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क वालों की, रिलीज करते हैं, ये नाम है रिपोर्ट का माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू। MFIN यानी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने, एक एसोसिएशन है नॉन बैंक फाइनेंस का, ये लेकर आया है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है कि फॉलोड बाय बैंक्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर है माइक्रो क्रेडिट का। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जैसे जो आपके डिक्रीज वगैरह हुए हैं उन पे काम करना, या जो भी आपका शेयर है ईस्ट का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लास्ट ईयर से वो जो गिरा है। तो माइक्रो फाइनेंस का काम क्या होता है? ये वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो लो इनकम इंडिविजुअल ग्रुप्स को एक्सक्लूड करती हैं, जो हमें मतलब उनको ट्रेडिशनल बैंकिंग वाले नहीं पूछते हैं, उनको ये लोग पूछते हैं, उनको ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जो बहुत लो इनकम वाले बनते हैं, ग्रुप हैं ऐसे कुछ जिनको बैंक ट्रेडिशनल बैंकिंग वाले लोगों ने एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। वो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस की बहुत वैल्यू है क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन देते हैं, ये अनबैंक्ड या अंडर बैंक पॉपुलेशन को फॉर्मल इकोसिस्टम में, फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लेकर आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, सिग्निफिकेंट जो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स होते हैं देखा जाता है वो वुमेन ही होती है। पॉवर्टी से किसी को एलिवेट करना है, आप एक्सेस कर दो उनके लिए क्रेडिट, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करवाओ तो वो अच्छा हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं उनको बहुत फायदा होता है इससे। लेकिन इशू पता है क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का? इनकी रीच बहुत कम है, इनका हाई इंटरेस्ट रेट बहुत है। अर्बन पुअर्स को ये नेग्लिजेंसी दे देते हैं, उनको उनको पता ही नहीं अर्बन पुअर भी कोई चीज़ है नाम की। एवरग्रीन ओवरड्यू लोन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो कहाँ से इतनी फंडिंग लाएंगे? ये सारा इनके साथ क्राइसिस रहता है। तो गवर्नमेंट के बता रहे हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। ई शक्ति प्रोग्राम है, पीएम स्वनिधि है, अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन देता है स्ट्रीट वेंडर्स को, एसजी है, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सबको, ये सारे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के फॉर माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या होता है ये डायरेक्ट लिस्टिंग? समझो इस बात को। डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब है कि आपका जो कंपनीज का अमेंडमेंट एक्ट है ना, 2020 सेक्शन 5 उसका, उसमें ये कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको नोटिफाई करके बोला हुआ है कि हम जो कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करके हमने करा, उसमें हम सर्टेन क्लास की डायरेक्ट लिस्टिंग को, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकती हैं, वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस को इशू कर सकती हैं सर्टेन क्लास ऑफ सिक्योरिटी को। तो डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब समझो क्या हुआ। डायरेक्ट लिस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स को पब्लिक के पास बेच सकती हैं बिना न्यू वन को ऑफर किए हुए। तो इससे उनका ग्लोबल कैपिटल एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। अभी तक क्या होता था, इंडियन कंपनीज खाली ओवरसीज इक्विटी को एक्सेस कर सकती थी मार्केट में ओनली थ्रू डिपॉजिटरी रिसीप्ट या लिस्ट करके डेट सिक्योरिटी को फॉरेन मार्केट में। अभी क्या है, आप डायरेक्टली जाके एग्जिस्टिंग शेयर को सेल कर सकते हो, नए आपको लाने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही आप मार्केट में जाके बेचो ताकि आपका ग्लोबल कैपिटल का एक्सेस बढ़ जाए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक की बात? अब आगे चलो, आगे की कहानी बताती हूँ, आगे कौन सा शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, समझ लो ये है क्या। आरबीआई ने अभी इन्हीं कंपनीज को, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनके को डायरेक्ट करते हुए बोला है कि आप कंपनसेशन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करो और डिले, जहाँ भी आपका अपडेशन है, रेक्टिफिकेशन है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन बोरोवर्स की, आप हमें देते रहो। डिले जो होती जा रही है, तो सीआईसी जो होता है ना, ये कंपनसेशन पे करता है टू द कंप्लेनेंट। अगर उसकी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई है 30 दिन के अंदर तो वो उसको पे करेगा। सीआईसी पता है क्या करता है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है वो क्या करती है, वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो बोरोवर्स की होती है उसको मेंटेन रखती है। और उनको कहाँ से मिलता है? ये बैंक या दूसरे लेंडर्स से मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फ्रॉम बैंक्स, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सबसे करते हैं। और सीआईसी जो होती है वो ऐसी नहीं इन्फॉर्मेशन कहीं से ले लिया आपने, आरबीआई इसको लाइसेंस देता है कि आपको करना है ये। तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्रेडिट रिपोर्ट बना के देते हैं कि किसी भी बोरोवर पे कितनी क्रेडिट वर्थीनेस है, वो कितना पैसा फंडिंग उठा सकता है, उसको कहते हैं ये सारी बात। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस टूरिज्म की, प्लेटफॉर्म है ये सेबी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूस करता है रिस्क, टेक्निकल ग्लिचेस को कम करता है। ये जॉइंटली डेवलप किया गया, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से मिलकर बनाया ताकि ट्रेडिंग मेंबर्स जो है सपोर्ट हो जाए, उनको इंटरनेट की सुविधा है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ वो इन्वेस्टर जो है आराम से इन्वेस्टमेंट करे।
फिर यूएन का कन्वेंशन था ऑन इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन, इंडिया ने वोट किया इन फेवर ऑफ दिस। ठीक है, तो इनका जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, अल्टीमेटली रेजोल्यूशन ने टाइटल किया है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस, और अल्टीमेटली इसका काम है कि ये लेकर आना यूनाइटेड नेशन इंट्रोड्यूस बाय नाइजीरिया ओनली। मैंडेट में यही कि मेंबर स्टेट लेड ओपन एंडेड या इंटर गवर्नमेंटल होने चाहिए। 2025 तक इसको जो है एम की फाइनलाइज करा जाएगा। अब इस तरह की चीज़ों को लाने का देखो मकसद पता है क्या होता है, अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस जो ओवरड्यूज हो रहे थे, वेरियस इश्यूज को हम चाहते हैं ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम में सुधर जाए। एक तो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोस खत्म हुए, स्टोलन एसेट रिकवरी ये सब रिकवर हो, फेयर टैक्सेशन हो डिजिटल इकोनॉमी का। इससे पता है क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा इन सब करने का यही फायदा है कि इससे $480 बिलियन जो लॉस हुआ करता है ना टैक्स इनकम में, वो खत्म होगा। और ये देखो एक तरह से टैक्स अब्यूज ही है। इससे फिर जो ओईसीडी वालों का जो मोनोपोली है ना वो भी एंड होगा। ये सभी कंट्रीज को पार्टिसिपेट करने में, डेवलपिंग रूल्स ये सबको टैक्स सोवेनिटी देगा ये। और ये अल्टीमेटली इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम को हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, फेयर एंड सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, यूएनजीए ऑर्गेनाइजेशन है न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, इसका काम मतलब ये